गोद में मैं इसे आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। चलिए सीधे चर्चा करते हैं आज उस विषय पर जिसे लेकर महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है, बल्कि उसमें हलचल तेज हो गई है। और वह यह कि पिछले दिनों जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ध्यान रहे, अभी महाराष्ट्र में 20 मंत्री हैं, 10 शिंदे गुट के, 10 भाजपा के। विधायकों की संख्या को देखते हुए 23 और मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। इस आलोक में जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उनके अनुसार अभी जो विस्तार का फैसला लिया गया है, पूरे विस्तार की अनुमति दिल्ली से नहीं मिली है। अभी 10 मंत्री शामिल किए जाएंगे, 6 भाजपा से और 4 शिंदे गुट से, क्योंकि अभी जिस प्रकार प्रतिनिधित्व है पूरे क्षेत्र का, उसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है कि शिंदे गुट का मुंबई से और विदर्भ से कोई भी विधायक मंत्री नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस बार उन्हें अवसर देंगे भाई। और 2024 के लोकसभा चुनाव के आलोक में महाराष्ट्र का जो महत्व, उत्तर प्रदेश के बाद ध्यान रखिए, महाराष्ट्र का महत्व सर्वाधिक है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक मेव जो लक्ष्य आरंभ से रहा हुआ है, वह यह कि वे महाराष्ट्र में मातोश्री के किले को ध्वस्त करना चाहते हैं। उनका एक लक्ष्य है। चूंकि पिछली बार जिस प्रकार से भाजपा शिवसेना की सरकार में मतभेद हुआ है, एकनाथ शिंदे अलग हुए और वो चोट एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद वो सरकार नहीं बना पाए थे, वो चोट आज तक भाजपा भूली नहीं है। इसके लिए वे शिवसेना के उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकारों को दोष देते हैं। ऐसे में यह कयास लगाया जाना कि मंत्रिमंडल में विस्तार कर जो अंदरूनी एक जो असहजता पैदा हुई है, ये ध्यान रखें, कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इस सरकार के गठन के बाद, मेरा ख्याल है शिंदे गुट और भाजपा सरकार के गठन के बाद से ही दोनों गुट के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट में, ये ऐसे कहेंगे कि अपने अपनी प्राथमिकता को देखते हुए, अपनी सुविधा को देखते हुए कहीं न कहीं असंतोष व्याप्त है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में। एक दिलचस्प उदाहरण बताता हूँ। आप यहाँ चर्चा कर लीजिए महाराष्ट्र में आम लोगों से, तटस्थ लोगों से, जिनको दलीय राजनीति से कोई मतलब नहीं है, एक निष्पक्ष मतदाता के तौर पर उनसे आप बात करेंगे तो उनकी जुबान पर एक ही बात आती है, और वह यह कि ठीक है, मजबूरी में ये सरकार बनी और देवेंद्र फडणवीस जो 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे, इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हुए, तो भाजपा नेतृत्व के आदेश पर, दिल से नहीं। यह बात है। और आज भी लोगों के बीच में जो चर्चा होती है, जो आम चर्चा है, जो मैं बता रहा था, वह यह, आप बात कीजिए तो उनका जवाब ये मिलेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो देवेंद्र फडणवीस ही जचते हैं। यह एक आम धारणा है। और मैं जब यह यहाँ चर्चा कर रहा हूं तो जाहिर है इसकी जानकारी देवेंद्र फडणवीस को भी है। जरा पीछे चले, ध्यान रखें, जब ये शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनने की बात हुई तो स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी। तो उस समय उन्होंने कहा था
कि वे सरकार से अलग रहेंगे, वे सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही भाजपा आला कमान के आदेश पर देवेंद्र फडणवीस को अपना निर्णय बदलना पड़ा और वे उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन होने को तैयार हुए। कहीं से भी, किसी से भी, एक सामान्य नागरिक भी इस बात को बताएगा और इस बात पर सहमत होगा कि जो व्यक्ति 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, वह अपने से कनिष्ठ नेता के अधीन अगर उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करता है तो वह कोई मजबूरी ही रही होगी, दिल से तो कतई नहीं। और वो मजबूरी स्पष्ट है। एक अनुशासित पार्टी नेता के रूप में उन्होंने अपने आला कमान के आदेश को स्वीकार किया। अर्थात सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, कोई संदेह नहीं है। बहुत सारी लंबी योजनाएं हैं जो पड़ी हुई थी, उन पर अब काम शुरू हुआ है। कमोबेश महाराष्ट्र की जनता सरकार को पसंद कर रही है और यह भी तय है कि जैसे मैंने कहा कि आने वाले 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र के महत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। उसके निशाने पर मातोश्री है, यह तय है, क्योंकि यह उसके लिए पीड़ा का मामला बन जाता है जब वो देखती है कि अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार कभी नहीं बना पाती है। जो उसे लक्ष्य बनाया हुआ है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार कभी भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में बने, और इसके लिए राज्य स्तर पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से बेहतर नेतृत्व फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद हैं, लेकिन अब वे राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं। केंद्र में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और यह दोहराना ही होगा कि उनके काम को देख करके आज ये पूरे देश की जनता एकमत है इस निष्कर्ष पर कि आज अगर मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा होती है या की जाए तो नितिन गडकरी के विभाग के कामों की चर्चा होगी, जो सामने दिखता है, राष्ट्रीय स्तर पर दिखता है। इतना काम है उनका एक महत्व है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब उनकी दिलचस्पी राष्ट्रीय राजनीति में है, प्रदेश की राजनीति में उतनी नहीं। प्रदेश की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस में ही अपना भविष्य ढूंढ रही है। मैंने कहा कि दो उनके लक्ष्य, एक तो वह पूर्ण बहुमत की सरकार और दूसरा शिवसेना उद्धव ठाकरे के मातोश्री को ध्वस्त करने का लक्ष्य। और ये दोनों तभी संभव होगा जब देवेंद्र फडणवीस पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आम जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज करते रहे। लेकिन पेच वही आता है, पूर्ण बहुमत की सरकार कभी कर सकती, कब मिलेगी। अब जो चुनाव है, अभी उन्होंने अमित शाह से मिलने के बाद दोनों शिंदे और फडणवीस ने जो कहा है कि हम आगामी सभी चुनाव, लोकसभा हो, विधानसभा हो, निकाय चुनाव हो, मिलकर लड़ेंगे। अर्थात सीटों का बंटवारा होगा, और जो सीटों का बंटवारा होगा तो फिर कोई भी अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा तो नहीं ही कर पाएगा, यह तो स्पष्ट है। ऐसी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को मन मार कर ही सही इस कड़वे सच को स्वीकार करना होगा कि वे एक अकेले महाराष्ट्र में अपनी सरकार, अपनी बहुमत की सरकार कभी नहीं बना पाएगी। ऐसे में अब प्रदेश हित में
बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्होंने साथ लिया और साथ दिया एकनाथ शिंदे को, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनके गुट के महत्व को भी कमतर न करते हुए आपस में एक समन्वय का ऐसा वातावरण तैयार करें कि किसी को किसी भी स्तर पर कोई शिकायत का मौका नहीं मिले। यह तो हुआ दलगत राजनीति और भविष्य में होने वाले चुनाव को लेकर के रणनीति के संबंध में। लेकिन जहां तक प्रदेश की जनता का सवाल है, ध्यान रखें, महाराष्ट्र के महत्व को चिन्हित करते हुए महाराष्ट्र से पूरे देश को अलग आशा रहती है। वह एक आशा भरी निगाहों से महाराष्ट्र को पूरे देश में देखा जाता है। एक अनुकरणीय प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र की एक विशिष्ट पहचान है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है और भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ता है। यह महाराष्ट्र की भूमिका है, महाराष्ट्र का अपना महत्व है। ऐसे में आवश्यक है, जैसे मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस अपना ध्यान केंद्रित कर रहे प्रदेश में, जो वो कर रहे हैं, लेकिन जितनी उनकी पैठ जनता के बीच पड़ती है, फिर वही बात उठ करके सामने आती है। देवेंद्र फडणवीस, यह आम चर्चा बार बार उभरती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो देवेंद्र फडणवीस ही जचते हैं और जचेंगे। ध्यान रखें, ऐसे में चुनाव के बाद पुनः अगर यहां जो कह रहे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यह तय है कि एक पार्टी को बहुमत मिलेगा नहीं, तो फिर आने वाले दिनों में क्या ऐसी संभावना जागृत हो सकती है कि मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। ध्यान रहे, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना जो एक राजनीतिक मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, और इसकी टिस आज भी है। और एकनाथ शिंदे का व्यक्तिगत कोई प्रभाव प्रदेश की जनता पर वैसा नहीं है कि वे एक अकेले अपने गुट को चुनाव में विजय दिलवा सके। उनका प्रभाव ऐसा नहीं है। अच्छी छवि है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा हो रही है, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि अगर एकनाथ शिंदे को प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया जाए अपने गुट को चुनाव जितवाने के लिए, वो अकेले नहीं जितवा पाएंगे। यह जो साझा उम्मीदवार के रूप में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो संबंधित संगठन है, जो समाज में हर स्तर पर क्रियाशील है, उनकी उपस्थिति दर्ज होती रहती है। बगैर उनके सहयोग के एकनाथ शिंदे को सफलता नहीं मिलेगी। यह एक कड़वा सच है। ऐसे में दिलचस्प होगा यह देखना कि राजनीति के तराजू पर चुनाव के पश्चात किसका पलड़ा भारी होता है। क्योंकि मैंने जो इससे पहले कहा उसे दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं और तटस्थ जनता के बीच यह भावना घर कर गई है कि मजबूरी में किया गया यह समझौता, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना, यह अस्थायी रूप से नहीं चल सकता। लोग इसमें परिवर्तन चाहते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी किसी एक साधारण कार्यकर्ता से बात कर लीजिए, वो खुलकर बोलता है कि ठीक है, हमने ये समझौता किया, चूंकि हमें शिवसेना को अलग करना था, उद्धव ठाकरे को सीट देनी थी, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आज हम अपनी उपेक्षा होते तो कभी भी नहीं देख सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है, यह उपेक्षा शब्द महत्वपूर्ण है। तो क्या कहीं किसी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की उपेक्षा इस सरकार में हो रही है? यह एक शोध का विषय हो सकता है।
देखने में ऊपरी अगर ढांचे में दिखाए तो ऐसा कुछ प्रत्यक्ष परिलक्षित नहीं है, लेकिन जब बात दिल पर लगी चोट की होती है तो दिल के अंदर उनके सामने नजर नहीं आती है। समय आने पर विस्फोट होता है और वो दर्द जब बाहर छलकने लगता है तो उसके परिणाम आशातीत होते हैं, आशानुकूल नहीं होते। इस बात को ध्यान में रखना होगा। देवेंद्र फडणवीस से लोगों को आशाएं हैं, न केवल पार्टी को, महाराष्ट्र प्रदेश की जनता को भी आशाएं हैं। लोग याद करते हैं उनके 5 वर्ष के उनके कार्यकाल, जब महाराष्ट्र ने अपनी पुरानी साख को कायम रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान को मजबूती प्रदान किया था, और इसका श्रेय देवेंद्र फडणवीस को जाता है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का वह दर्द, वह जो टीस जो पिछले सरकार के गठन के समय था, वो इनकार करेंगे, करते भी हैं, लेकिन सच्चाई यह है वह टीस तो आज भी उनके दिल में मौजूद है। उसका अस्थाई इलाज कैसे होगा, कैसे हो सकता है, यह पार्टी नेतृत्व को तय करना है। देवेंद्र फडणवीस एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी नेतृत्व का हर आदेश शिरोधार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। युवा हैं, उनका भविष्य भी सामने है। बल्कि ये कहा जाए कि आज राजनीतिक विश्लेषक जब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेतृत्व की पंक्ति को देखते हैं तो उसमें देवेंद्र फडणवीस को भी शामिल करने को वे मजबूर हो जाते हैं। वे एक आशा की किरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और देश के लिए भी। यह महत्वपूर्ण ध्यान रखें। मैं एक ऐसे सच्चाई को चिन्हित कर रहा हूं जो खुलकर कोई अभी बोलेगा नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में यह चाहत मौजूद है। वे चाहेंगे कि इसकी पूर्ति शीघ्र हो, ताकि जो मजबूरी में फैसले पिछले दिनों लिए गए थे सरकार गठन के समय, उसमें सुधार किया जा सके और किसी के दिल में कोई टीस मौजूद न रहे, उसकी सफाई कर दी जाए। और यह तभी संभव होगा जब आने वाले चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में कर ले। अब इसमें सीटों का बंटवारा शिंदे के साथ, उसमें विवाद हो सकता है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी जानते हैं कि वे बगैर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के उनका राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। वो भी जानते हैं, इसलिए वे कोई बहुत ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। वे भारतीय जनता पार्टी की इच्छा की पूर्ति करते हुए उनकी इच्छाओं पर चलने को राजनीतिक दृष्टि से बाध्य होंगे। ऐसे में यह आशा करना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा करने में, विशेषकर देवेंद्र फडणवीस आम जनता की आकांक्षा को पूर्ति की दिशा में सफलता प्राप्त करते हुए एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे।